हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिलाष फ्रॉम योनेस एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के बारे में। अब आपको पता है कि 1 फरवरी को जो बजट है वो बजट पेश किया जाता है। अब बजट के एक दिन पहले जो डॉक्यूमेंट सरकारी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ किया जाता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। तो अभी ये जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की रिगार्डिंग जो डेटा है, हमको वो डेटा इसमें हमको देखने को मिलेगा। और आगे आने वाले साल में, मतलब पिछले साल में सरकार ने क्या किया और आगे आने वाले साल में सरकार को किस प्रकार से ग्रोथ करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में वहाँ पे दी जाती है। तो इसका हम लोग ये वीडियो में समरी देखने वाले। चले तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक सर्वे कल के ही दिन रिलीज हुआ है। ठीक है, उसके मतलब 1 फरवरी को फिर बजट पेश किया जाएगा। तो जनरली एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। अब व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे? ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, द इकोनॉमिक सर्वे इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर दैट इज कमिंग टू अ क्लोज। मतलब बेसिकली देखिए, अभी जो बजट पेश करने वाले हैं वो 2023 24 के लिए किया जाने वाला है। तो इसके पहले मतलब 2022-23 का जो डेटा है, जो अभी एंड होने वाला है, ठीक है, अप्रैल को जो एंड होगा, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन, वो जो साल का इन्फॉर्मेशन हमको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ CEA। ठीक है, वंस प्रिपेयर्ड द सर्वे इज अप्रूव्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, द सर्वे कैन बी एक्सपेक्टेड टू पेंट फ्यूचर सिनेरियोज एंड ऑल्सो सजेस्ट पॉलिसी सॉल्यूशंस। देखिए बेसिकली देखिए कि जो भी सजेशंस ये इकोनॉमिक सर्वे में दिए जाते हैं, ये सिर्फ सुझाव रहते हैं। ये किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं रहते हैं। बहुत हमको कन्फ्यूजन रहता है कि सर जो भी इकोनॉमिक सर्वे में बताया जाएगा वो मानना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं रहती है। तो ये हमको क्या बताता है कि पिछले साल में सरकार ने कैसे इकोनॉमी का पूरा परफॉर्मेंस था, कैसे किया, कैसे इकोनॉमी को संभाला, और आगे आने वाले साल में सरकार को क्या क्या करना चाहिए, या फिर फ्यूचर सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में बताई जाती है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-23 ये स्पेसिफिकली देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 2020 के बाद हम पूरे दुनिया में कोविड आया। अब ये कोविड के कारण जो पूरे 2 साल 2020-21 ये 2 साल में तो पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो इकोनॉमी पूरे दुनिया की डिस्टर्ब हो गई थी और उसमें स्पेसिफिकली इंडिया पर भी उसका इम्पैक्ट हुआ था। अब तीन बड़े शॉक्स रिसेंटली 2 साल में हमको देखने को मिले। एक पहला तो है कोविड-19, दूसरा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसके कारण जो सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन दुनिया की डिसरप्ट हो चुकी है और इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जो इम्पैक्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा हुआ है, और वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल से बढ़ते ही जा रहा है। तीसरा, the central banks across economies led by Federal Reserve responding with synchronized policy rate hikes to curb inflation। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जो महंगाई है, ये महंगाई का रेट दिन ब दिन पूरे दुनिया में बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दुनिया के जो भी सेंट्रल बैंक्स है, जैसा इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की RBI है, उसी प्रकार अमेरिका की फेडरल रिजर्व भी है, ये सारी जो सेंट्रल बैंक है क्या कर रहे हैं, अपने जो पॉलिसी रेट्स है उनको उनको इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज इसीलिए कर रहे हैं कि अगर इंक्रीज करते हैं तो फिर मार्केट में जो एक्सेस का पैसा है, वो एक्सेस का पैसा लोगों से ये बैंक्स के पास आ जाएगा, और इस तरीके से वो लोग इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रेट हाइक हो रहे हैं मतलब जो कर्जे हैं वो कर्जे भी महंगे होते जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में शायद से ग्रोथ पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो ये तीन शॉक्स के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए, या फिर जो जिस ग्रोथ रेट से हम लोगों ने 2022-23 में हम लोगों ने ग्रोथ किया है, या फिर आगे आने वाले हमारे जो प्रेडिक्शन है, अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लीडिंग टू अप्रिसिएशन ऑफ US डॉलर एंड द वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट इन नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी। सब बेसिकली ये जो रेट हाइक हो रहे हैं, अब ये रेट हाइक होने के कारण क्या हो रहा है कि जो अमेरिकन डॉलर है उसका अप्रिसिएशन हो रहा है, और एज कंपेयर टू अमेरिकन डॉलर जो बाकी की डोमेस्टिक करेंसीज है उसमें इंडियन रुपीज भी आता है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी इंपोर्टिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो मेजर एक डोमिनेंस आता है, वो हम लोग ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी हमारा मेजर जो कंपोनेंट है दैट इज ऑयल, क्रूड ऑयल। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारा इंपोर्ट बिल दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है एज कंपेयर टू द एक्सपोर्ट। मतलब क्या कि हमारा इंपोर्ट का कॉस्टिंग एक्सपोर्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसके कारण हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्या हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो सकता है। एजेंसीज वर्ल्ड वाइड कंटिन्यू टू प्रोजेक्ट इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एट 6.5 to 7% इन फाइनेंशियल ईयर 23। मतलब जितने भी, जैसा वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन्होंने सबने प्रेडिक्शन किया है कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर जो ग्रोथ रेट रहने वाला है वो इंडिया का रहने वाला है, और वो प्रेडिक्टेड कितना है, 6.5 to 7% इन 23। अब यहाँ पे देखिए इंडियन इकोनॉमी इन स्नैपशॉट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन अब अभी भी जो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो टारगेट दिया जाता है उससे थोड़ा ज़्यादा है। जैसा अभी सीपीआई को टारगेट करती है आरबीआई, तो ये फिलहाल चल रहा है 6.8% पे, और डब्ल्यूपीआई जो है वो 11.5, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइक होगी उसमें। तो ऐसे कंडीशन में आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, इसका टारगेट है कि इसको 6% के नीचे किसी भी हालत में लाया जाए, तो उसके लिए कोशिश की जा रही है। बट अगेन इसके लिए देखिए कि डोमेस्टिक रीजंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट डोमेस्टिक से ज़्यादा अभी जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट हो रहा है, एक एग्जांपल अगर दे तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसके कारण सप्लाई चेन डिसरप्शंस पूरे दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो देखने को मिल रहे हैं, तो इसके कारण वेरियस कमोडिटीज़ और फूड ग्रेन्स के जो दाम है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे आप देखने को मिल रहा है। फिजिकल डेफिसिट के अगर यहाँ पे बात करें तो लगभग कमी आई है 2022-23 में, कितना 6.4%। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट के तहत ये 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए, उसकी भी कोशिश की जा रही है। ठीक है, एज कम्पेयर टू 2021 और 2022 इट हैज़ रिड्यूस्ड अ बिट। सो ये अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में थोड़ा डाउनफॉल हुआ है। पहले 2021-22 में 607 यूएस बिलियन डॉलर था, अभी हो गया 516 यूएस बिलियन डॉलर। अगेन दिस ट्रेंड शोज कि एक्सपोर्ट एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट हमारा अभी भी जिस ग्रोथ रेट से बढ़ना चाहिए था उससे नहीं बढ़ रहा है। अगेन द रीजन फॉर ऑल दिस इज जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो हलचलें हो रही है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। और उसका कारण है कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कोविड हो गया, अभी भी अगर बात करें तो चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोविड के केसेस आर राइजिंग, तो उसके कारण जो एक काइंड ऑफ एन निगेटिव सेंटिमेंट्स है वो दो सेंटिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। इवन अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये इन्फ्लेशन पूरे दुनिया में जो बढ़ रहा है इसका इम्पैक्ट भी क्या हो रहा है, कमोडिटी प्राइसिंग पे देखा जा रहा है। ठीक है, सो उसके कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा क्या है, थोड़ा कम हो चुका है। जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें तो ऐसे निगेटिव एनवायरनमेंट में, मतलब पूरे दुनिया का अगर बात करते हैं तो पूरा निगेटिव एनवायरनमेंट है, ऐसे कंडीशन में भी हमारा जो ग्रोथ रेट है 2022-23 का वो 7% है, उसके पहले 8.7% था, और अभी 2023-24 का जो प्रेडिक्टेड है इट इज़ अराउंड 6 to 6.8% एंड इट इज़ हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब चाइना से भी हम लोग ज़्यादा ग्रोथ रेट हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड इंडिया इज़ वन रे ऑफ अ होप इन द वर्ल्ड। सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ग्रोथ रेट ऑफ जीवी एट बेसिक प्राइसेस इन परसेंटेज, उसमें भी इजाफा हो रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू 2021-22, 2023 में इट इज़ 9.1%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ पिक्ड अप अ बिट। ठीक है, बट इसमें देखिए 2020-21 में माइनस में गया था बिकॉज कोविड का लॉकडाउन था। उसके बाद जो ये 10.13% का अपने को ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो मेजरली जो लॉसेस पहले हो गए थे 2 साल में कोविड के, उसको रिकवर करने के लिए। और 2022-23 में अभी 4.1% का हमको ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ग्रोथ रेट इज पिकिंग अप राइट नाउ। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 3.5% के आसपास जो ये है 2022-23 का प्रेडिक्शन किया गया है कि ग्रोथ रेट ऑफ जीवी एट बेसिक प्राइसेस इन परसेंटेज। मतलब यहाँ पे अगर ओवरऑल अगर एक इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो लगभग चीज़ें बहुत हद तक कंट्रोल में अभी तक। ठीक है, डिस्पाइट कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो मेल्टडाउन हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे इतना भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, एंड इंडियन इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया टू विटनेस जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.0% to 6.8% इन 2023-24 डिपेंडिंग ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ग्लोबली। देखिए कंडीशन क्या है कि ट्रैजेक्टरी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ग्लोबली, जैसा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसको पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। तो ऐसे कंडीशन में अगर पूरे दुनिया की अगर परिस्थिति ठीक ठाक रहती है तो उसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया पे देखने को मिलेगा। अगेन जो भी बाकी के फैक्टर्स है वो भी हम लोग देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल कि जिसके कारण पूरे दुनिया की इकोनॉमी का जो है ग्रोथ रेट है वो कम हो सकता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे भी देखने को मिल सकता है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसके बाद जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें एट कांस्टेंट प्राइस, तो अभी 2023-24 का जो प्रेडिक्शन है दैट इज 6.0 to 6.8%। ठीक है, और 2022-23 में 7%, 2021-22 में 8.7% था। सो ये पॉजिटिव पिक्चर है। द ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ फोरकास्ट सेम फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉजिटिव्स, मतलब जो भी अभी ये फोरकास्ट हमारे लिए एक अच्छे फोरकास्ट जो अभी पेश किए गए हैं, दीज आर बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन। वो देखते हैं। पहला है द रिबाउंड ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन गिवन अ बूस्ट टू अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैंडेमिक जब हुआ 2020 और 21, ये 2 साल में जो पैंडेमिक थे, पैंडेमिक होने के बाद में इंडियन इकोनॉमी में जो रिबाउंड हुआ है, ठीक है,
मतलब बैक टू नॉर्मल सिचुएशन पे जाने का, वो बहुत फास्ट तरीके से हुआ है एंड इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ इन रैपिड इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजम्पशन विच गेव बूस्ट टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। सेकंड, हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो सरकार की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको कैपेक्स भी कहा जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, नियर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज एनेबलिंग पीपल टू स्पेंड ऑन कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज सच एज रेस्टोरेंट्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स एंड सिनेमास। बेसिकली इसमें क्या हुआ कि अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग 2 बिलियन लोगों का वैक्सीनेशन इंडिया ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, और ये सक्सेसफुल कंप्लीशन के कारण लोगों में कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस के कारण उनको इतना तो कॉन्फिडेंस है कि भाई हमको कोविड भी जो होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है, उसके कारण लोग बाहर जाने लगे। और जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमास या फिर जो भी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ है उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ते गया, और डिमांड बढ़ने के कारण जो सर्विस इंडस्ट्री है वो सर्विस इंडस्ट्री को भी यहाँ पे क्या मिला, बूस्ट मिला। एज वेल एज द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू सिटीज टू वर्क इन कंस्ट्रक्शन साइट्स लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द हाउसिंग मार्केट इन्वेंटरी। अब बेसिकली क्या हुआ हो रहा था बेटा कि आपको सबको पता होगा कि कोविड के 2 साल के दरमियान जो भी माइग्रेंट वर्कर्स थे जो बड़े बड़े सिटीज़ में जॉब करने के लिए वहाँ पे आ रहे थे वो बैक टू देयर विलेजेस वहाँ पे मूव हो गए थे। बट जैसे ही कोविड चले गया वैसे 2 साल के बाद दे रिटर्न टू देयर कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पे भी वो काम कर रहे थे वहाँ पे वो वापस आ गए। इसके कारण क्या हो गया था कि जो भी घर वहाँ पे हाउसिंग मार्केट इन्वेंटरी बन गई थी, मतलब जो घर बन के तैयार हो गए थे वो जो बिके नहीं जा रहे थे, तो ऐसे कंडीशन में उनका बिकना शुरू हो गया। ठीक है। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कॉर्पोरेट्स के बैलेंस शीट स्ट्रांग होने लगे। अ वेल कैपिटलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स रेडी टू इंक्रीज द क्रेडिट सप्लाई एंड द क्रेडिट ग्रोथ टू द एमएसएमई सेक्टर टू नेम द मेजर मंथ्स। मतलब इसमें क्या गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रकार की स्कीम्स वहाँ पे लाई, तो ऐसे कंडीशन में जो लोन देने का सिलसिला है गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से वो कंटिन्यू वहाँ पे होते गया, और उसका ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो एमएसएमईज थे, एमएसएमईज को लोन मिले, और लोन मिलने के कारण उनका भी क्या हुआ, उनका भी जो बैलेंस शीट था वो बैलेंस शीट स्ट्रांग वहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे सर्विस सेक्टर ग्रोथ की अगर बात करें, इट इज़ वन ऑफ द बैकबोन ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे देखिए 2022-23 में 9.1% का ग्रोथ रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट हैज़ इंक्रीज एज कम्पेयर टू 2021-22। सर्विसेज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 23, क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विसेज अबाउ 16% सिंस जुलाई 22, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। और इसमें भी कौन से सर्विसेज, प्रोमिनेंटली फैशन, ग्रोसरी, जनरल मर्चेंडाइज, टू कैप्चर नियरली 2/3 ऑफ द इंडियन ई कॉमर्स मार्केट बाय 2027। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यूपीएससी मेंस के लिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी अ ब्रिस्क इन फाइनेंशियल ईयर 24 एज अ विगरस क्रेडिट डिस्पर्सल एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल इज एक्सपेक्टेड टू अनफोल्ड इन इंडिया विद द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग सेक्टर। बेसिकली यहाँ पे देखिए बेटा कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या फिर सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देना है तो सबसे पहले हमको जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा। अब ये जॉब क्रिएशन का काम प्रीडोमिनेंटली किस पे होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर पे होना चाहिए। अब बट प्राइवेट सेक्टर ये जॉब क्रिएशन कब कर सकते हैं, जब उनको प्रॉपर टाइम पे क्रेडिट डिसबर्सल होगा, मतलब कर्जा अगर प्रॉपर टाइम मिलता है तो ऐसे कंडीशन में दे विल टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स। ठीक है। और वो भी कर्जा सस्ते रेट में मिलना चाहिए। ऐसे कंडीशन में अगर उनको कर्जा मिलता है तो पूरा जो एक कॉर्पोरेट, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर सर्विस इंडस्ट्री उसको विगर मिलेगा, और उससे भी प्राइवेट जॉब्स जनरेट हो सकते हैं। फर्दर सपोर्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ विल कम फ्रॉम द एक्सपांशन ऑफ पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड पाथ ब्रेकिंग मेजर्स। मतलब सरकार ने कुछ ऐसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया है और कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की उसमें की प्रमुख है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो ये तीनों भी स्कीम्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको इकोनॉमी पे देखने को मिल रहा है। लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ विद फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। इसमें भी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी विथ 9 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। यूपीआई, ठीक है, यूपीआई टच इज हाईएस्ट एवर मार्क विथ 782 करोड़ ट्रांजैक्शन इन दिसंबर 2022। सबसे ज़्यादा पूरे वन ऑफ द सबसे हाईएस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन इंडिया में देखने को मिल रहा है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी फॉर मेकिंग इंडियन लॉजिस्टिक competitive ग्लोबली, कैपेसिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स नियरली डबल्ड इन 8 years, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन पाइपलाइन, ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क फॉर डेमोक्रेटाइजिंग लेंडिंग ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें हमको स्पेसिफिकली ग्रोथ रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये अच्छी बात है। इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल 23 हैज़ बिन प्रिंसिपली लेड बाय प्राइवेट कंजम्पशन and capital formation, and they have helped generate employment as seen in the declining urban unemployment rate and in the faster net registration in employee provident
फंड। सो बेसिकली ये जो प्राइवेट कंजम्पशन और कैपिटल फॉर्मेशन जो हमको देखने को मिला हमारे इकोनॉमी में, उसके ही अच्छे परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी सेट हो रहे हैं और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द जो कोविड के टाइम में हमको अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम हाई हाई पे चले गया था, वो अभी बहुत हद तक वहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, मोर एवर वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव इन्वॉल्विंग मोर देन 2 बिलियन डोजेस ऑल्सो सर्व टू लिफ्ट कंज्यूमर सेंटिमेंट्स दैट में प्रोलॉन्ग द रिबाउंड इन कंजम्पशन। सो बेसिकली मैंने अभी आपको जैसे बताया कि भाई वैक्सीनेशन जो हमने किया, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन इंडिया ने करके दिखाया पूरे दुनिया को, उसका ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको कंज्यूमर सेंटिमेंट पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट द डिमांड इन द मार्केट हैज़ इंक्रीज। ठीक है, मतलब जिस रेट से वो इंक्रीज एक्सपेक्टेड था, उससे ज़्यादा रेट से हमने रिबाउंड किया एज कम्पेयर टू द कोविड लेवल। स्टिल प्राइवेट कैपेक्स सून नीड्स टू टेक अप द लीडरशिप रोल टू पुट जॉब क्रिएशन ऑन अ फास्ट ट्रैक। अब यहाँ पे देखिए कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बढ़ना चाहिए, बट अभी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी तक जो करवाया है वो प्रिडोमिनेंटली सरकार ने करवाया है। तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट प्लेयर्स का होना चाहिए, ताकि और ज़्यादा जॉब जनरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा रेट से बढ़ सके और ज़्यादा जॉब जनरेट हो सके। द सर्वे एम्फोसाइजेस दैट ग्रोथ इज इंक्लूसिव व्हेन इट क्रिएट्स jobs. Both official and unofficial sources confirm that employment levels have risen in the current financial year, as the periodic labor force survey PLFS shows that the urban unemployment rate for people aged 15 years and above declined from 9.8% in the quarter ending September 2021 to 7.2% 1 year later, मतलब सितंबर 2022 में। मतलब हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2021 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था फॉर पीपल एज 15 ईयर्स वो कितना था, 9.8 था। यही रिड्यूस होकर कितना हो चुका है, 7.2% हो चुका है। ठीक है, सो ये अच्छी बात है। दिस इज अकम्पनीड बाय एन इंप्रूवमेंट इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एज वेल, confirming the emergence of the economy out of the pandemic induced slowdown early in फाइनेंशियल ईयर 23। मतलब ये चीज़ हमको क्या बता रही है, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये जो भी जिस प्रकार से अभी ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में इजाफा देखने को मिल रहा है, इसके कारण हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि जो जॉब जनरेशन है वो जॉब जनरेशन अभी बढ़ रहा है, और वो पैंडेमिक इंड्यूस स्लो डाउन की का जो इम्पैक्ट हो गया था हुआ था इकोनॉमी पे, वो अभी क्या है, इकोनॉमी उसके पूरा बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट बिग डेंट, एनहांस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, ओवर 14,500 PM SHRA schools to be built between financial year 23 and 27, rise in number of IITs, IIMs and IITs, urban employment nearing pre-pandemic level, और EPFO बेस्ड नेट पेरोल ऑन द राइज 105.4 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 23। अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ की अगर बात करें तो आयुष्मान भारत योजना 22 करोड़ बेनिफिशियरीज उसके अंदर ये किए गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ रिलेटेड वो भी बढ़ रहा है। मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सोशल सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी अच्छी कल्याणकारी योजनाएं वहाँ पे सरकार ने लॉन्च की है। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। कोविड-19 वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन सबको वहाँ पे प्रोवाइड अवेलेबल करवा के दी गई। इन फाइनेंशियल ईयर 21 गवर्नमेंट अनाउंस द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम विच सक्सीडेड इन शील्डिंग MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। मतलब जो MSME इंडस्ट्रीज है, ये MSME इंडस्ट्रीज को सस्ते में कर्जा अवेलेबल हो या फिर इजीली कर्जा अवेलेबल हो, इसीलिए सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 21 में क्या किया था, जब कोविड आया था तब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की थी, और इसका ही फायदा दोस्तों MSME को हुआ। ठीक है, जो भी MSMEs थे जिन्होंने लोन लिए, ज़्यादातर लोन 10 लाख के नीचे के थे, और प्रॉपरली उन्होंने टाइम, मेजोरिटी ऑफ द MSMEs जिन्होंने लोन लिया है दे आर रिटर्निंग देयर लोन, एंड इसका जो NPA है वो NPA का प्रमाण भी क्या है, NPA का प्रमाण नॉन परफॉर्मिंग एसेट का बहुत ही कम है। रिसेंट सिबिल रिपोर्ट showed that the scheme has supported MSMEs in facing the COVID shock, with 83% of the borrowers that availed of the ECLGS being micro enterprises with minimal NPA। ठीक है, मतलब ज़्यादातर 83% ऑफ द बोरोवर्स थे, 10 लाख से कम उन्होंने लोन लिया, बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको हमारे इकोनॉमी पे देखने को मिला। कौन सी स्कीम थी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब यहाँ पे देखिए मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो RBI हैज़ रेज द पॉलिसी रेट बाय क्यूमुलेटिव टू 225 बेसिस पॉइंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन फ्रॉम रेपो रेट हाइक्स इज अंडर वे। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि भाई RBI यहाँ पे रेपो रेट कम ज़्यादा कर रही थी, बस उसका ट्रांसमिशन जो नॉर्मल कस्टमर या फिर बिजनेसेस उनको नहीं हो रहा था, उसके ही चलते RBI ने उसमें भी बैंकों को सलाह दी। ठीक है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो एट अ 7 ईयर लो ऑफ 5%। ये बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत अच्छा इंडिकेशन है हमारे इकोनॉमी के लिए कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसका जो रेशो है वो 7 साल में सबसे कम है, दैट इज
5%। एक टाइम 20 अबाउट 20% जो रेशो था वो भी बहुत कम हो चुका है। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ इन डबल डिजिट सिंस अप्रैल 22। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो यील्ड ऑन द 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड इज स्टेबल इन 2022। अगेन गवर्नमेंट बॉन्ड पे यील्ड्स बढ़ क्यों नहीं है, उसका कारण अगेन है कि जो फेडरल रिजर्व के रेट है वो हाइक हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादातर पैसा हमारे मार्केट से अमेरिकन मार्केट में जा वहाँ पे जा रहा है, और उसी का नतीजा हमको देखने को मिल रहा है कि यूएस डॉलर इज अप्रिशिएटिंग एज कम्पेयर टू द रशियन रुपीज़, इंडियन रुपीज़ सॉरी, इंडियन रुपीज़ की तुलना में यूएस डॉलर का क्या हो रहा है, अप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डी आई एक्टेड एज अ काउंटरवेलिंग फोर्स टू एफ आउटफ्लोज इन रिसेंट ईयर्स। इंडिया आउट परफॉर्म इट पियर्स इन डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इन फाइनेंशियल ईयर 23। अगेन देखिए बेटा, जैसे स्टॉक मार्केट की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, उसी प्रकार से हमारा जो कंजम्पशन है वो मेजरली कंजम्पशन हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हुआ है, और ये डोमेस्टिक कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ने लगा उसका ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको हमारे इकोनॉमी पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2020-23 अगर बात करते हैं तो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी अक्रॉस सेक्टर। ठीक है, जीडीपी फोरकास्ट जो अभी किया गया है वो 6 to 6.8% का फोरकास्ट किया गया है आगे आने वाले साल में। इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन रोबस्ट इन फाइनेंशियल ईयर 24। प्राइवेट कंजम्पशन अक्रॉस H1 हाईएस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 15। बूस्ट टू प्रोडक्शन एक्टिविटी लीडिंग टू एनहांस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। रिटेल इन्फ्लेशन बैक विद इन आरबीआई टारगेट रेंज इन नवंबर 2022। अभी थोड़ा ज़्यादा है। सीपीआई की अगर बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिकॉज आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो ज़्यादातर सीपीआई को टारगेट करती है, बट डब्ल्यूपीआई भी बहुत ज़्यादा है, अराउंड 11 to 12% के आसपास है, तो उसको भी कम करना पड़ेगा। पिकअप इन प्राइवेट कैपेक्स। इंडियन रूपी परफॉर्म्स वेल कंपेयर टू अदर ईएमएस इन अप्रैल दिसंबर 2022। अदर जो करेंसीज है उनकी तुलना में इंडियन रुपीस ने परफॉर्म तो अच्छा किया है, बट डेप्रिसिएशन हमको देखने को मिला है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द पीरियड अप्रैल नवंबर 2022 रिमेन बायंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। उसमें ही जो रिफॉर्म्स आए थे टैक्स कलेक्शन में वो जीएसटी का रिफॉर्म एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये दो मेजर रिफॉर्म। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो ये दो मेजर रिफॉर्म है उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो रेवेन्यू जनरेशन क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ने को कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिख रहा है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया एमएसएमई सेक्टर को जो हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत जो कर्जा दिया उसके तहत उनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, उनकी बैलेंस शीट अच्छी हुई, एंड अल्टीमेटली उन्होंने भी जो जीएसटी कलेक्शन है उनसे भी क्या हो रहा है अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट की अगर बात करें तो यहाँ पे फिलहाल जो 22-23 में जो है 6.4%, इट हैज़ रिड्यूस फ्रॉम 6.7%। मतलब ये भी जो है एक फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी आर स्ट्रांग, तो उसका ही नतीजा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फिजिकल डेफिसिट में भी यहाँ पे क्या आगे कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं इंडस्ट्री की अगर बात करें तो देर इज स्टेडी रिकवरी। ठीक है, जीवीए ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर रोज बाय 3.7% फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ शेयर ऑफ जीडीपी हैव बीन हाईएस्ट सिंस फाइनेंशियल ईयर 16। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग हैज रिमेन्ड इन एक्सपांशन जोन। Healthy IIP indicates the beginning of a virtuous investment cycle. Credit to MSMEs has grown by around 30% since Jan 2022. Electronics export rise nearly threefold in financial 22. FDI flows into the pharma industry has risen 4 times in फाइनेंशियल ईयर 22। मतलब ओवरऑल अगर डेटा हमारे पास जो अभी ये इकोनॉमिक सर्वे ने अवेलेबल करवा के दिया है इससे हमको देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्री का जो रिकवरी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एनहांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ 3 लाख हैज बीन डन। मोर देन 100 बेनिफिशियरीज आर एमएसएमईज। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है 47,500 करोड़ का। और मेक इन इंडिया 2.0 कवर्स अ टोटल ऑफ 24 सब सेक्टर्स, और इसमें ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी ज़्यादा फोकस है सरकार का। उसमें अभी तक 7,496 रिफॉर्म्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, 39,000 कॉम्प्लायंस इज रिड्यूस एंड 3,500 प्रोविजंस डिक्रिमिनलाइज। सो ये सारी जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हो रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और जो भी पॉलिसी डिसीजंस जैसे कि यहाँ पे मतलब सस्ते में कर्जा देना हो एमएसएमईज को, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन एफडीआई इनफ्लोज इन द कंट्री। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की अगर बात करें तो आपको सबको पता है बेटा 2020 और 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो निगेटिव में चले गया था, उसका ये रिबाउंड 2021-22 में 10.3% हुआ और 2022-23 में
4.1% का यहाँ पे एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इतना ग्रोथ रेट हो सकता है। ठीक है, तो और एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखिए 2021-22 में 3%, 2022-23 में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, मतलब 3.5% का यहाँ पे इंक्रीज है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू नेशनल सिक्योरिटी, MSP फॉर ऑल मैंडेटेड क्रॉप फिक्स्ड एट 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंस 2018। ठीक है, मतलब 1.5 गुना उसका कॉस्टिंग दिया जाएगा। कंटिन्यूड ग्रोथ इन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, मतलब सरकार इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि किसी भी हालत में हमारे किसानों को जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट है, मतलब उनको साहूकार पे वगैरह डिपेंड ना रहना पड़े। 315.7 बिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस इन इंडिया इन 2020, इट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट टिल डेट। ठीक है, और दुनिया में हम लोग अगर बात करें राइस और ग्रेन की, तो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड ग्रेन इन द वर्ल्ड। 11.3 करोड़ फार्मर्स कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री किसान फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, पोस्ट हार्वेस्ट सपोर्ट एंड कम्युनिटी फार्म्स बाय सैंक्शन ऑफ 13,681 करोड़ अंडर AIF। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम कवरिंग 1.74 करोड़ फार्मर्स एंड 2.39 लाख ट्रेडर्स। ठीक है, उसके बाद फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कंटिन्यूसली इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको। 2021-22 में 3.3157 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन हुआ था, 2020-21 में 310.7 का, मतलब कंटिन्यूसली और फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर आवर कंट्री बिकॉज वी हैव बिकम रिसेंटली वी हैव बिकम द वन ऑफ द पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने चाइना को ओवरटेक कर लिया पॉपुलेशन में, तो ऐसे कंडीशन में हमारा फूड ग्रेन भी हमको उस रेट से बढ़ाना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी आबादी है तो उनको हमको खाने की भी सुविधाएं उनको अवेलेबल करवा के देनी पड़ेंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रोज़मर्रा के लाइफ में हमको अफेक्ट करता है, दैट इज़ ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का। तो ऐसे कंडीशन में महंगाई का देखिए CPI जो है वो 6.8% पे अभी चल रहा है फिलहाल तो भी, और जो WPI इट हैज़ शूटेड अप टू 11.5%। तो जनरली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रहती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को जो CPI उसको टारगेट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, बिकॉज ये रिटेल कस्टमर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे कंडीशन में किसी भी हालत में, ठीक है, 6 से 2 के बीच में क्या होना चाहिए, ये इन्फ्लेशन रहना चाहिए। बट अभी फिलहाल तो भी बढ़ा है, बट इसको भी जो RBI है, RBI इज टेकिंग अ मेजर। अब जनरली RBI मेजर क्या कर रही है, RBI इज इंक्रीजिंग द रेपो रेट। जो भी पॉलिसी रेट्स है वो बढ़ाए जा रहे हैं। अगर पॉलिसी रेट्स बढ़ते हैं तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखने को मिलता है। ठीक है, इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा, बट अगेन पॉलिसी रेट्स अगर ज़्यादा बढ़ते हैं, रेपो रेट अगर बढ़ता है, तो उसी का डायरेक्टली इम्पैक्ट लोन पे होगा। लोन महंगे हो जाएंगे। अगर लोन महंगे हो जाएंगे तो जो कंपनीज है दे विल कम कंपनी वाले लाइन में खड़े रहेंगे लोन कर्जा लेने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में उसका निगेटिव इम्पैक्ट किस पे हो सकता है, जॉब जनरेशन पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब एक टाइट रोप उनको जो टाइट रोप वॉकिंग उनको करना पड़ेगा RBI को। प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग, गवर्नमेंट मेजर्स टू एंश्योर डोमेस्टिक सप्लाई एंड कंटेन इन्फ्लेशन, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन मेजर इनपुट्स, फेरोनिकल, कोकिंग कोल, PCI कोल कट वर ब्रॉट टू जीरो, फेज वाइज रिडक्शन इन एक्साइज ड्यूटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। उसी का नतीजा हमको देखने को मिल रहा है कि एकदम जो 110 120 तक जो पेट्रोल गया था, अभी वो 100 से 110 के करीबन वहाँ पे लाया गया है। फिर वेव्ड कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन एंड प्रोहिबिशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ वीट। ठीक है, तो वीट के भी जो दाम है वो दाम पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, जब से ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, तब से वीट के दाम पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ना शुरू हो गए थे। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जो एक्सपोर्ट पहले हो रहा था वीट का, उस पर बैन लगा दिया कि शायद कि पहले हमारे डोमेस्टिक मार्केट में उसका जो अवेलेबिलिटी है वो लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल होना चाहिए। बिकॉज इंडिया में अगेन गरीबी जो है, पॉवर्टी का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों को सस्ते दाम में भी क्या मिलना चाहिए, क्वालिटी अनाज मिलना चाहिए। The scheme implemented by the government under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act has been rapidly creating more asset in respect of work on individual lands than in any other category। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इवन UNDP का जो रिपोर्ट आया था, इन UNDP रिपोर्ट ऑफ जुलाई 2022 stated that the recent inflationary episode in India would have a low poverty impact due to well targeted सपोर्ट। मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम ने जो एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, उसमें ये देखने को मिल रहा था कि सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे कि उसमें एक मनरेगा की स्कीम आती है, प्रधानमंत्री किसान की आती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो स्कीम आती है, ये वेल टारगेटेड स्कीम्स के तहत गरीब जो लोग थे उनको प्रॉपरली टाइम पे चीज़ें सस्ते में अवेलेबल की गई। और उसी का नतीजा हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे जो हेल्थ पैरामीटर्स है, ठीक है, वो हेल्थ पैरामीटर्स भी हैज इंक्रीज्ड अलॉट। ठीक है, इन एडिशन स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री किसान विच बेनिफिट हाउस होल्ड्स कवरिंग हाफ द रूरल पॉपुलेशन एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैव सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू लेसनिंग इम्पोवरिशमेंट इन द
कंट्री। सो बेसिकली हमने कोविड के टाइम में देखा दोस्तों, ठीक है, कोविड के टाइम में सरकार ने क्या किया था, सरकार ने मुफ्त में बहुत सारी जगह पे अनाज वहाँ पे बांटना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसका ये अच्छी चीज़ हमको मिली कि ज़्यादातर जो रूरल मतलब कोविड का इम्पैक्ट जो रूरल रीजन में था वो उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, मतलब बहुत हद तक लोगों ने रिकवरी वहाँ पे कर ली, ठीक है। तो दिस इज़ एन गुड थिंग कि जो भी सरकार के मतलब योजनाएं सरकार चला रही है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको वहाँ पे ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें सबका साथ सबका विकास, मीडियम टर्म आउटलुक विद ऑप्टिमिज्म एंड hope, health and recapitalized banking and corporate sector, digital technology based economic reforms and dissipation in one of shocks of the economy, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ये आप सीधे सीधे यहाँ पे जो फॉर्मूला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस ईज ऑफ लिविंग इज इक्वल टू एफिशिएंट रिसोर्स अलोकेशन इज इक्वल टू एनहांसिंग प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स पीपल, यू कैन डायरेक्टली कोट इट इन द यूपीएससी मेंस, ठीक है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो, ठीक है। टॉप रेमिटेंसेस रिसिपिएंट्स की अगर बात करें, जनरली प्रीलिम्स में सवाल पूछा जाता है, तो ड्यूरिंग 2022 इंडिया वाज द टॉप रेमिटेंस गेटर इन द वर्ल्ड। सेकंड रैंक में मेक्सिको, तीसरे पे चाइना, चौथे पे फिलीपींस और पांचवे पे इजिप्ट। अगर ये पांच भी अपने टॉप के याद रखे तो भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एज कम्पेयर टू 2021-22 और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज़ फॉलन डाउन टू $563 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। सो ये जनरली हम देख बोल सकते हैं कि इट हैज़ बीन अकर्ड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इम्पैक्ट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट की अगर बात करें, सो यस वी शुड बी रेडी टू फेस द क्लाइमेट चेंज। उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट हमको हमारे जोग्राफिकल लैंडस्केप में देखने को मिल रहा है। इंडिया हैज़ अचीव्ड इट्स एनडीसी टारगेट ऑफ 40% ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज वेल इन एडवांस, राइजिंग शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज इन इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू लीड द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 MMT of green hydrogen per annum by 2030, a mass movement for life, lifestyle for environment and sovereign green bond framework has been launched to tackle the climate change in the कंट्री। अब ऐसे कंडीशन में देखिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसेस है, जो गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस गैसेस, उसका रिडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से होना चाहिए। उसके ही तहत हम लोगों का ज़्यादातर फोकस अभी क्या है, ज़्यादातर फोकस हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तरफ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है उसको किसी भी हालत में हमको कम करना है। उसी के आधार पे ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बनाने का टारगेट 2030 तक सरकार ने खुद के लिए सेट किया। और एक मास मूवमेंट भी यहाँ पे लॉन्च की है लाइफ करके, जिसका नाम है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एक्सटर्नल सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा पॉजिटिव एक होपफुल हमको पिक्चर देखने को मिल रहा है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वर $332.8 बिलियन फॉर अप्रैल दिसंबर 2022, exhibiting a growth of 16% from April December 2021. India is seventh largest service exporter in the world, largest recipient of remittances in the world in 2022. These estimates are given by the World Bank. हमने अभी देखा कि पहले क्रमांक पे हम आते हैं रेमिटेंसेस में, दूसरे पे मेक्सिको आता है, तीसरे पे चाइना आता है। इंडिया बेटर प्लेस इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबल फॉरेक्स रिजर्व एंड लो एक्सटर्नल डेप्ट रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे अगर नेबर्स की बात करें दोस्तों, जैसा श्रीलंका की बात करते हैं या फिर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका डेप्ट बहुत ज़्यादा है और उनका जो फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही मिनिमल हो चुका है, ठीक है। India is the third largest economy in the world in PPP terms and the fifth largest in market exchange rates. Indian economy in financial year 23 has nearly recouped what was lost, renewed what had paused, and re-energized what had slowed during the pandemic and since the conflict in Europe. Basically, these kind of statements you can directly quote in UPSC मेंस एग्जामिनेशन। अगर वहाँ पे आपको सवाल आता है कि भाई कैसे रिबाउंड हुआ, तो इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल ईयर 23 में रिक्यूब्ड व्हाट वाज लॉस, रिन्यूड व्हाट हैड पॉज्ड एंड री एनर्जाइज्ड व्हाट हैड स्लोड ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड सिंस द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप। अगर अभी आखिरी टॉपिक है दोस्तों कि अभी आउटलुक क्या है 2023-24 का, फ्यूचर का आउटलुक क्या है। ग्लोबल ग्रोथ इज फॉरकास्टेड टू स्लो फ्रॉम 3.2% इन 2022 टू 2.7% in 2023 as per IMF's World Economic Outlook विच वॉज प्रेजेंट इन अक्टूबर 2022। मतलब ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट जो है वो क्या है, वो कम होने वाले हैं। 2022 में 3.2% था, अभी 2.7 बताया जा रहा है। और स्लोअर ग्रोथ इन इकोनॉमिक आउटपुट कपल्ड विथ इंक्रीज अनसर्टिनिटी विल डैम्पन ट्रेड ग्रोथ। दिस इज सीन इन द लोअर फोरकास्ट फॉर ग्रोथ इन ग्लोबल ट्रेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 3.5% in 2022 to 1% in 2023।
23। मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी क्या, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है 3.5% से 1%। मतलब ये हमारे लिए एक चिंता का विषय हो सकता है कि हमारा जो अभी एक्सपोर्ट अभी बढ़ना शुरू हुआ था, तो यहाँ पे अगर वो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस उस पर निगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट, रिस्क टू द करंट अकाउंट बैलेंस स्टेम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। While commodity prices have retreated from record highs, they are still above pre-conflict level। मतलब जो भी कमोडिटी हम लोग बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, प्री पैंडेमिक लेवल पे उनके कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, वो थोड़े कम हो चुके हैं, बट अभी भी वो ज़्यादा है और उसका निगेटिव इम्पैक्ट हम पे अभी भी वहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड अमिड्स हाई कमोडिटी प्राइसेस विल रेज इंडियाज टोटल इम्पोर्ट बिल। अगेन इट विल लीड टू वाइडनिंग ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट। सो वही बात है, जो कॉन्फ्लिक्ट होने के पहले, ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होने के पहले जो दाम थे वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसमें थोड़ा कमी आई है, बट जितनी आनी चाहिए थी उतनी भी नहीं आई है। और ऐसे कंडीशन में उन चीज़ों की डिमांड जो हम लोग बाहर से इंडिया में इंपोर्ट करते हैं उनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो कैड है वो वाइडन हो सकता है, बढ़ सकता है। एंट्रेज इन्फ्लेशन में प्रोलॉन्ग द टाइटनिंग साइकिल एंड देयरफॉर बोरोइंग कॉस्ट में स्टे हायर फॉर लॉन्गर। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो अभी मैंने बताया कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो मेजोरिटी ऑफ द जो सेंट्रल बैंक्स इन द वर्ल्ड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंक्रीजिंग देयर रेट्स। अगर वो इंक्रीज करते हैं रेट्स तो ऑब्वियस बात है, जैसा इंडिया में रेपो रेट अगर बढ़ता है तो उसका खामियाजा डायरेक्टली काय पे होगा, लोन पे होगा। लोन की भी दाम जो है वो बढ़ जाएंगे और सामने वाले जो कॉर्पोरेट्स है वो कॉर्पोरेट्स को भी लोन कैसा मिलेगा, महंगा मिलेगा। सो ऐसे कंडीशन में उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमारे ग्रोथ पे हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी पूरे दुनिया की जो इन्फ्लेशन लेवल है वो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब रिड्यूस होना पड़ेगा। उसके लिए सबसे प्रमुख जो कारण चीज़ है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वो किसी भी हालत में रुकना चाहिए। ठीक है, द ग्लोबल इकोनॉमी बैटल्स थ्रू अ यूनिक सेट ऑफ चैलेंजेस। अब कौन से चैलेंजेस हैं और इसका इंडिया पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो सकता है। अभी तक देखिए 6 चैलेंजेस फेस बाय ग्लोबल इकोनॉमी। पहला तो 2020 से अगर शुरुआत करते हैं तो कोविड-19 रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस फॉर देयर, दो साल हमने वो देखा। जैसे ही कोविड खत्म हुआ उसके साल बाद ही क्या हो गया, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तीसरा, पॉलिसी रेट्स हाइक बाय सेंट्रल बैंक्स टू कर्ब इन्फ्लेशन, ये अभी फिलहाल तो भी चल रहा है। चौथा जो फैक्टर है वो है ग्लोबल स्टैगफ्लेशन का, नेशंस फीलिंग कंपेल्ड टू प्रोटेक्ट देयर रिस्पेक्टिव इकोनॉमिक स्पेस, दस स्लोइंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड अफेक्टिंग ओवरऑल ग्रोथ। मतलब ये जो ग्लोबल लेवल पे स्टैगफ्लेशन देखने को मिल रहा है उसका ही निगेटिव इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड पे हो सकता है। और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो क्या हो सकता है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इवन अभी मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने जो अनुमान लगाया है इंटरनेशनल ट्रेड का, वो 1% का लगाया है। पहले आखिरी साल कितना था, 3.5% था, अभी 1% बोला जा रहा है। ठीक है, ग्रोथ का। ठीक है, उसके बाद कंसिडरेबल स्लो डाउन इन चाइना, और जो भी है चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, इट हैज़ बीन मोस्टली बिकॉज ऑफ द बैड पॉलिसीज ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट, ये ध्यान में रखिएगा। तो चाइना का आप बोलोगे कि सर चाइना का इंडिया पे क्या क्या इंपैक्ट होगा, और या फिर चाइना का वर्ल्ड पे क्या होगा, क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, इट इज़ अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, सो इवन आर इकोनॉमीज आर इंटीग्रेटेड। तो ऐसे कंडीशन में चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, और चाइना अगर स्लो डाउन होता है, चाइना में अगर स्लो डाउन होता है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। या फिर जो कमोडिटी प्राइसेस है उनके दाम बढ़ सकते हैं। पैंडेमिक इंड्यूस लॉस ऑफ एजुकेशन एंड इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, तो ये भी क्या है, एक उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया की ग्रोथ पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी टाइटनिंग लेड टू हार्डनिंग ऑफ बॉन्ड यील्ड्स अक्रॉस इकोनॉमीज एंड रिजल्टेड इन एन आउटफ्लो ऑफ इक्विटी कैपिटल फ्रॉम मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड इनटू द ट्रेडिशनली सेफ हेवन मार्केट ऑफ द यूएस। जनरली इन्फ्लेशन और मॉनेटरी टाइटनिंग, मतलब जो मैंने अभी बताया आपको कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मॉनेटरी टाइटनिंग। मतलब ये जो रेपो रेट वगैरह है इसको बढ़ाया जा रहा है, तो इस प्रकार से मार्केट से पैसा खींचा जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यील्ड्स ज़्यादा मिलने के लिए ज़्यादातर पैसा कहाँ पे लगाया जा रहा है, यूएस मार्केट में। तो ऐसे कंडीशन में यूएस जो करेंसी है वो अप्रिशिएट हो रही है, और एज कम्पेयर टू यूएस करेंसी इंडियन रुपीज़ इज डेप्रीशिएटिंग, और इंडियन रुपीज़ तो डेप्रीशिएट हो रहा है, उसी प्रकार बाकी के भी जो करेंसीज है वो भी डेप्रीशिएट हो रहे हैं। बट एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज इंडियन करेंसी का जो डेप्रीसिएशन है वो थोड़ा कम है। एप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर एंड डेप्रीसिएशन ऑफ अदर करेंसीज इंक्लूडिंग इंडिया इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। सो गाइज, दिस इज ऑल विच हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन इकोनॉमिक सर्वे। इट हैज़ अ शॉर्ट समरी। अगर आपने जो भी मैंने इन स्लाइड्स में आपको बताया है, इतना भी अगर चीज़ आपने ध्यान में रखा तो भी मोर देन सफिशिएंट है। आप प्रॉपरली प्रीलिम्स और मेंस के सवाल इससे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। इवन यहाँ पे स्क्रीन पे आपके नाम आ रहा होगा, अगर ये भी आप सर्च करते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।